और अब बात करेंगे यूपी की महाभारत की। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कोटे में कोटे का राग छेड़ दिया है। 20 साल पहले बनी समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हुए उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है और सीएम योगी से ओबीसी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा लागू करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में अति पिछड़ी और सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और कुछ ही ताकतवर जातियां आरक्षण का पूरा लाभ उठा रही हैं। ओपी राजभर की कोटे में कोटा की ये मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और कोटे में कोटा लागू करने की मांग की गई है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, कल आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या पर्पस था मिलने का? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय समिति के नाम से कमेटी बनाई। वो कमेटी की रिपोर्ट आई, तब तक सरकार चली गई। उसके बाद 19 साल लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। 27% आरक्षण को बांट करके जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको हिस्सा देने के बजाय ये लोग 19 साल तक आनंद लेते रहे। फिर उसको जब मैं पिछली बार सत्ता में आया तो ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, नई करा लिया जाए। तो पूर्व रिटायर्ड जज माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनी और 7, 9, 11 7% पिछड़ा, 11% अति पिछड़ा और 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। और बांट करके वो रिपोर्ट लागू करने की बात है, उसी को लेकर के बात नहीं बनी तो मैंने रिजाइन दे दिया था। और दिल्ली में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, समीक्षा भी हो गई है, वो लागू होने के लिए तैयार है। तो उसी बात को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहा है उस पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बांट करके रिजर्वेशन लागू किया जाए। अगर इसके बाद भी आगे भी आप चलेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे इसको लेकर? बिल्कुल जाएंगे, जल्दी ही हम दिल्ली जाने वाले हैं, जो टाइम मिल जाएगा तो चले जाएंगे। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी समय मांगा है कि उनसे भी मुलाकात करके अपनी मांग को रखेंगे। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। तुषार, क्योंकि पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले ओपी राजभर का इस तरीके से आरक्षण के कोटे में कोटे की मांग कर देना, क्या मायने इसके निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए, इसे सीधे तौर पे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स की हुई हैं, चाहे वो संजय निषाद हो या फिर ओम प्रकाश राजभर या फिर आशीष पटेल। जिस तरह से तीनों ही पार्टियों की बयानबाजी सामने आ रही है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां यूपी में महत्वपूर्ण और एक बड़ी पार्टियां हैं जो कि गठबंधन में हैं, तो तीनों ही पार्टियां लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हो। अब ओम प्रकाश राजभर ने नया राग अलापना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने भी आरक्षण में आरक्षण की मांग की है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से राघवेंद्र सिंह की कमेटी ने जांच इसको लेके एक सिफारिश की थी, इसके अलावा हुकुम सिंह की भी जो कमेटी थी उसने जो सिफारिश की थी, इसमें आरक्षण को लागू किया जाए, ये मांग किया उन्होंने। सीधे तौर पर सीएम योगी से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात करने का समय मांगा है। सीधे तौर पे ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सिर्फ कुछ ही जातियों को क्यों आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उनका इशारा सीधे तौर पे यादव और पटेल जातियों पे था, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो आरक्षण का लाभ है वो यादव जाति पर है और पटेल जाति के है। इसके अलावा जो बाकी की जातियां हैं, ओबीसी हो, उनको आरक्षण का लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना है कि यही जातियां क्यों आगे बढ़े, बाकी और जातियां हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आरक्षण की कोटे की मांग की जा रही है ओपी राजभर की तरफ से। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, जानकारी देने के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। बीजेपी नेता मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह सपा प्रवक्ता जैनेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद जयतिलक हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप को हम रूबरू करवाते हैं सुबह सपा प्रवक्ता जैनेन्द्र प्रताप सिंह से। जैनेन्द्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिरकार अब आप लोगों को ये याद क्यों आ गई, वो भी चुनाव से ठीक पहले?
हमें कोई अभी याद नहीं आई है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2002 में जब हमारी पार्टी का गठन हुआ था तो उसके कुछ मूलभूत मुद्दे थे, जिनमें से जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो कि हो रही है। उसके अलावा आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, जिसके लिए हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक जो राघवेंद्र समिति है उसका गठन भी करवाया था, जिसकी रिपोर्ट 7 महीने के अंदर आ गई थी। जुलाई में गठन हुआ था और नवंबर में रिपोर्ट आ गई थी 4-5 महीने के अंदर। लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। इस वजह से हमने जनवरी 2019 में अलग हो गए थे भाजपा से पिछली बार, लेकिन इस बार हमारे साथ सभी तरह के कार्य हो रहे हैं। नहीं, आरोप आप लोगों पर ये लगते हैं कि आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मौका परस्त लोग हैं आप। देखिए, नहीं, आप गलत कह रही हैं। 2002 से हमारी पार्टी का गठन का उद्देश्य ही यह था कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, और अभी तो जातिगत जनगणना भी शुरू हो गई है, उसके निर्देश जारी हो चुके हैं। तो आप ये कैसे कह सकती हैं हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप उन लोगों की सामाजिक स्थिति को कैसे नकार देंगी जो अभी प्रेशर पॉलिटिक्स के नाम पे हमारे तुषार भाई बोल रहे थे कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। भैया, यहाँ इंदिरा साहनी का 1992 में जो वर्डिक्ट आया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि आरक्षण होना ठीक चाहिए। है, आप बने रहेगा। भुवन भास्कर जोशी जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। ये जो नया फॉर्मूला लागू करने की मांग की जा रही है, ठीक है सर, आ रही हूँ वापस आपके पास। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। जोशी जी, ये जो नया फॉर्मूला दे रहे हैं ओपी राजभर जी और जो रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कुछ ही जातियों को इसका लाभ मिल पा रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के बीच में एक केवल नूरा कुश्ती का आयोजन है, जबकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस दिन आपने देखा होगा सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, जाति जनगणना की मांग थी, उस पर कितने विरोध था उसका। और जब सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन करने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और जाति जनगणना की केवल घोषणा करनी पड़ी, जो कि अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि कार्य शुरू हो गया, तो ऐसा इस देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। इस दिशा में कोई काम अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। हाँ, घोषणा सरकार की ओर से हुई है कि वो जाति जनगणना कराए। और मैं कहना चाहता हूँ, क्या वो राजभर जी बताएंगे, अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मांगी तो वो क्या स्टैंड लेंगे? क्या वो चुनाव में जाएंगे और उसी तरह से साथ रहेंगे? नहीं, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता है ना, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। जैनेंद्र जी, जवाब दे दीजिए भाई। बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा हमारे ज्योति भाई से, तो भवन भाई को ये अच्छी तरह पता होगा। 4 बार ये सत्ता में रहे और कैसे इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटने का काम किया। मैं बताता हूँ कि दलितों को प्रमोशन में आरक्षण इन्होंने खत्म किया। माननीय अखिलेश जी ने खुद रिवर्स बैक किया 2 लाख कर्मियों को। और जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है, रोहिणी आयोग जब बना था तो उसने 6 महीने के अंदर अपनी एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25% जातियां तो ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। केवल एक ही जाति की 67% इन्हीं की एक जाति विशेष जिसके ये नुमाइंदे हैं, उसी का आरक्षण पर कब्जा कर दिया था इन लोगों ने। और समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी कि आप एक ही जाति से क्यों भर रहे हैं, और नियुक्तियों को रद्द किया गया था बार बार, एक बार नहीं कई बार फटकार लगाई थी। ठीक है जैनेंद्र जी, लेकिन कोटे में कोटा की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर ये पूरी नहीं होती है तो फिर क्या होगा? बीजेपी के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? सीधा सवाल था ना जोशी जी का। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आपका जो सवाल था मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया, ठीक, नीट में उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू हो गया। इन्होंने क्या किया, कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा। कौन कपिल सिब्बल भाई? वही कपिल सिब्बल जिन्होंने उच्च शिक्षा में आरक्षण का विरोध किया था और बिल फाड़ा था। उनको ये लोग राज्यसभा में भेजते हैं। आपको इनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ हैं और क्यों नहीं चाहते 7-9-11 में डिवाइड होना चाहिए आरक्षण 3 भागों में। आप इनसे पूछिए कि कैसे इन्होंने आरक्षण को दरकिनार करके भर्तियां की थी और क्यों समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाती थी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, जो प्राइमरी शिक्षक सेवक संघ के अध्यक्ष। ठीक है जोशी जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत हद तक हमने मांगे मनवा ली है। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज उपाध्याय जी, फिर उनके पास जाऊंगी मैं। जोशी जी, देखिए, देश और प्रदेश जानता है कि जो सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई थी उसके अगुवा केवल माननीय अखिलेश यादव रहे।
और वो उत्तर प्रदेश का जो आंदोलन है पूरे देश का आंदोलन बना और हमने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों के बल ले आए। चाहे वो 2024 के चुनाव का परिणाम देख लीजिए, वो सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग खड़े थे, और ये लोग किसके साथ खड़े थे? जो जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई के। इनके तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने कर एक बार भी स्पष्ट नहीं बोल पा रहे सुबह के प्रवक्ता कि अगर ये मांग को नहीं मांगेंगे हम लोग सरकार से अलग हो जाएंगे। बताइए, दूध का दूध अलग करिए। बताइए कि अगर सरकार ने स्टेप नहीं लिया तो आपका क्या स्टेप होगा, इसमें बताने का काम आप नहीं कर रहे हैं। तो देश जानना चाहता है इस तरह की बात। ठीक है जैनेंद्र जी, आप इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, वापस आती हूँ। जोशी जी वापस आती हूँ। मनोज उपाध्याय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, ये जो नया फॉर्मूला दे रहे हैं ओपी राजभर, जो पुरानी रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, कि आप लोग इससे सहमत हैं? मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है ओपी राजभर ने? नहीं, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने हमको पहले सबका विकास की बात हम करते हैं। अगर बात किसी के अधिकार का हम करने का काम नहीं करते हैं, जैसे इसके पहले की सरकार से क्या कर रही और ना आज हम कर रहे हैं। सबके अधिकार जो जिसको मिला है संविधान के दायरे में, हम जाहिर सी बात है उस अधिकार का पालन करते हैं। सबको वह अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार क्रमबद्ध तरीके से अपने पूरे स्टैंड को क्लियर करते हुए कार्य है। तो इसमें कोई हमने कोई ऐसा नहीं कहा, जैसा कि समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल, लेकिन ये बोल रहे हैं कि किस तरह से उनका सामाजिक न्याय क्या तो नहीं, लेकिन राजभर जी की बात को आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको पता है ना, बात नहीं मानेंगे तो फिर वो तो पाला भी बदल लेते हैं बहुत जल्द। नहीं, देखिए वो गलती थी, राजभर जी ने जो गलती किया था उसके लिए उन्होंने आप मीडिया के सामने आके कहा, जाहिर सी बात है अभेद तो हुआ है। अब दोबारा हमको नहीं लगता राजभर जी ने ऐसा करता है, तो इसलिए भारतीय योगी आदित्यनाथ ने साथ माने आपसे भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, अगर हमने पार्टी हमारी जो नीतियों के तहत राजभर जी आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है एनडीए का हमारे सारे घटक दलों के किसी भी सम्मान का कोई भी ऐसा नहीं कि हम उनको अपमानित करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरह हमको लगातार इनका सम्मान करते हुए हमने कहा ना कि सबको हमें जो संविधान दायरा देगा हम उसके अंदर चाहे अच्छा हो चाहे जो, हमने देखिए जनगणना लाने का बात कर रहे हैं। ये जब कांग्रेस पार्टी गठबंधन में मुलायम यादव थी तब जनगणना नहीं ला पाए, क्यों नहीं? ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेंगे ज्ञानेंद्र जी से। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान में जो व्यवस्था है आरक्षण की, उसी के मुताबिक हम कर पाएंगे जो भी बेहतर होगा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। ठीक है सर, वापस आते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद जैतलक जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, ये क्या मायने इसके निकाले जाए, क्यों ये मांग एकदम से ओपी राजभर जी ने कर दी, और क्या आप ये माने कि सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसके दो पक्ष हैं। एक तो इसका राजनीतिक पक्ष है, दूसरा इसका कानूनी पक्ष है। राजनीतिक पक्ष तो यह है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके ठीक पहले, एक साल पहले पंचायतों का चुनाव होना है। स्वाभाविक रूप से पंचायतों में जो सर्वाधिक सीटें जीत कर आएगा, एक नैरेटिव तो खड़ा होगा, उसके पास ये कहने को होगा कि जनता किसके साथ है। कानूनी पक्ष यह है कि आप जब चुनाव कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है महाराष्ट्र के एक संदर्भ में कि आपको जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके यह चिन्हित करना होगा आरक्षण का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, तो उसका आपका ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से परीक्षण करना होगा। अब ओम प्रकाश राजभर जी उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और रोहिणी आयोग की बात कर रहे हैं। देखिए, रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है अभी 31 जुलाई 2023 को जो है सौंप दिया गया है, उसमें लोग बता रहे हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश में जो 2635 जो पिछड़ी जातियां हैं, उसमें 983 जातियों को कभी लाभ मिला ही नहीं है आरक्षण का। यानी 97% जो लाभ है केवल 25% लोगों के पास ही है। स्वाभाविक रूप से उनकी भागीदारी जो है, जो एक पंचायतों में जो होनी चाहिए, जो हमारी एक लोकतंत्र में जो एक सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उन लोगों की नहीं हो रही है। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर के पास जो है, चूंकि अपनी पिछड़ी जातियों से आते हैं, तो उसकी गोलबंदी करना उनका लाजिमी है, क्योंकि उनकी पूरी सियासत भी उसी पर टिकती भी है, और दूसरे रूप से अपनी पिछड़ी जातियों के नुमाइंदगी का एक अपना जो है एक स्वभाव है, जो एक नेचर है, उसको भी आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और जो आयोग का गठन भी कर दिया गया है, और पंचायती राज विभाग इस क्रिया में अपना कदम बढ़ा दिया है। हाँ, क्योंकि बात इसमें राजनीति की है, तो स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक दलों का अपना एक मिजाज होता है कि चुनाव में किस तरह से एजेंडा को अपने आधार पर जो है कन्वर्ट करके जो है उसकी जाति गोलबंदी के आधार पर चुनाव तक जीत करके सत्ता तक पहुंचा जा सके। जी ठीक है, वापस आएंगे। जैनेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जोशी जी भी बार बार आपसे वही पूछ रहे हैं कि भाई अगर नहीं हुआ ये लागू तो फिर आगे आप क्या करेंगे, वो आपने क्लियर नहीं किया अभी तक।
नहीं, मैंने आपको एक चीज स्पष्ट कर दी। आपको ज्योति जी से ही पूछना चाहिए कि 4 बार उनकी सरकार रही, उन्होंने क्यों जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी उसको लागू नहीं किया? उन्होंने क्यों आरक्षण को लूटा अन्य पिछड़ा जातियोों का और एक ही जाति से भरा? उत्तर प्रदेश के अंदर 25% जो अन्य पिछड़ा जातियां हैं उनको तो आरक्षण का जब 2018 में सर्वेक्षण हुआ था तो उससे पिछले 5 साल का हुआ था, तो उन 5 सालों के अंदर कभी लाभ ही नहीं मिला था। अरे तो ये लाभ नहीं मिला था तो आप लोगों ने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई थी सर? आप सुनिए, हमने तो तब भी आवाज उठाई थी। हम तो तब 2002 से पार्टी बनाई ही इसी वजह से थी। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उस समय कई जो खंड थे वो जोड़े गए थे और हटाए गए थे और संशोधन किया गया था। 102वें संशोधन के द्वारा ये सारी प्रक्रिया की गई थी। 340, 338, 20, 336 तो इनके द्वारा की गई थी। और इसके लिए अगर जरूरी होगा तो संविधान में संशोधन दोबारा से किया जा सकता है। अब ये हमारे ठीक है, ठीक है। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मनोज जी भी मौजूद हैं। मनोज जी अगर कह रहे हैं वो कि जो व्यवस्था है उसके मुताबिक करिए, लेकिन संविधान में संशोधन भी तो मुमकिन है ना, जैसे और चीजों में आप लोग करवा लेते हैं। नहीं, देखिए वो तब का समय है, वो हम जब संविधान में परिवर्तन तब किया जाता है जब ऐसी स्थिति दिखे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी हमने कहा कि हमने नारा संशोधन होता है। सबका साथ योजना हम लोग चलते हैं नारे के साथ, हम किसी का अनहित नहीं करना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अखिलेश यादव का भी आरक्षण कहीं से हटे। जो आरक्षण लेके अखिलेश यादव आज तक पहुंचने का काम कर, हम नहीं कहेंगे या हमारे मित्र बता दें अखिलेश यादव आरक्षण नहीं लेंगे, तो हमें ऐसा नहीं है। चाहे अखिलेश यादव हो या जो भी हो, आरक्षण सबको मिलेगा जो संविधान के दायरे में होगा। हम पूरी तरह से हम जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का काम हमने ना किया है और ना करने की कोशिश करेंगे और ना किसी को करने देंगे। इसलिए मैं और ओम प्रकाश राजभर की बातें हमारे मित्र जो कह रहे हैं, अगर हमें आवश्यकता पड़ी, अगर वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमें उन जो 36 जातियों का जिक्र कर रहे हैं हम उनको निराश नहीं होने देंगे। हम आरक्षण के कोटे में एक जाति को सिर्फ नहीं रखना चाहते हैं, सभी जातियां आरक्षण के दायरे में है और उनको जो है उनका हक और उनका अधिकार। ठीक है जोशी जी, जवाब मिल गया होगा आपको। बीजेपी नेता खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था बनी रहे, सबको लाभ मिलना चाहिए, हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, जो आपने मुझसे सवाल पूछा जोशी जी का, मेरा सवाल भी तो पूछ लीजिए। 4 बार सत्ता में रहे तो इन्होंने उस समय सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? मेरी तरफ से भी सवाल पूछ लीजिए। आपने उनके तो सवाल मुझसे बार बार पूछे जोशी जी के। देखिए, देश और राज्य जानता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस प्रकार की राजनीति करती है। 80-20 की राजनीति करने वाले लोग लगातार नेता आरएसएस के नेता लगातार आरक्षण को हटाने की बातें करने का काम करते हैं, संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाने की बात करते हैं। ये लोग निश्चित तौर पर देश को प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहता है, देश और प्रदेश का मसला है। और अभी बार बार जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश और प्रदेश आपकी नीति और नीयत को जानता है, इसीलिए क्या आश्रम आपकी पार्टी का लोकसभा में आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है, आपके जो अध्यक्ष जी हैं उनके बेटे की क्या हालत हुई पूरे देश में देखने का काम करा, क्योंकि आपका पता है, लोगों को नीति और नियत का पता है कि ओम प्रकाश राजभर जी की कोई नीति नहीं है, उनकी कोई नियत नहीं है। उनकी एक ही नीति और नियत ये है कि वो किसी प्रकार भी सत्ताधारी दल के साथ जुड़े रहे। ये भावना को ही लोगों ने समझने का काम व्यवस्था है। अरविंद राजभर जी के लिए बोला कि क्या जैनेन्द्र जी बड़ा आरोप लग रहा है आप पर। नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। इन्होंने जो बोला माननीय अरविंद राजभर जी के लिए कि क्या हाल हुई चुनाव में, इन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अपनी घर की जागीर समझ लिया है। ये भूल जाते हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने जब खड़ा किया था फिरोजाबाद से तो किसी का क्या हाल हुआ था, नाम भी चलिए ले देता हूँ। डिम्पल जी का क्या हाल हुआ था चुनावों में, तो इनको पता होगा। और सत्ता की जागीर कैसे समझ रखी है। यादव समाज के जब वोट जब टिकट देने की बारी आती है तो अपने परिवार के ही 5 सदस्य इनको याद आते हैं, लेकिन बाकी बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने यादव हैं उनमें से कोई टिकट देने लायक इनको नजर ही नहीं आता है। तो नहीं, उनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं ना कि भाई आपकी कोई नीति नियत नहीं है, जो दल सत्ता में आप उसी के साथ रहेंगे। हमारी नीति नियत है, तभी तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला,
अभी आ रहे हैं मनोज जी, आ रहे हैं आपके हो पास। गई, उसके आदेश जारी हो चुके हैं। इनका कहना है कि आदेश जारी हुए हैं, अभी हुआ कुछ नहीं। भैया जातिगत जनगणना हर 10 साल पे होती है, लेकिन जो कोरोना काल था उसकी वजह से ये जातिगत जनगणना आगे बढ़ गई। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, आप लोग इतने तल्लीन हो जाते हैं सत्ता के उस चीजों में कि आपको पता ही नहीं रहता कि जातिगत जनगणना भी होती है या नहीं होती है, या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जातिगत जनगणना के आदेश दे दिए गए हैं, वो होगी। पहले जनगणना होती थी हर साल। ठीक है मनोज जी, बोलिए। और समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अनाउंसमेंट किया है, घोषणा हुई है बस इसकी। नहीं, जनगणना की घोषणा उसके बाद प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तैयारियां। जननी जी मेरा सवाल मनोज जी से बारी बारी से। अच्छा, माफ कीजिएगा। देखिए, जब यूपीए के घटक दल है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं, ना करने की हिम्मत थी, तो क्योंकि इनको कुर्सी प्यारी थी। आज जो आरोप ओम प्रकाश राजभर के लिए लगा रहे हैं, वही आरोप इनके ऊपर लगता है जो सच्चाई है। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर समाजवादी का दामन थामा था, लेकिन अखिलेश यादव चूंकि अपना। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही है।